Dear student, you know very well that we are discussing about the chapters 13, section 172 to 196, which talks about the investigation to the police and their power to investigate. We have already discussed from section 172 to section 184. Now we are going to discuss the section 185, which talks about the search by police officer. Two sections we will cover, which is talks about the section 185 and 186. 185 talks about the search by police officer, and thereafter 186 talks about the one officer in charge of police officer may require another to issue search warrant. These two sections, which is talking about the search by the police officer. One by one, we will cover both the two sections. If you see section 185, which is search by a police officer, section 185 subclause 1 talks about the whenever an officer in charge of police station or investigation officer making an investigation has reasonable ground for believing that anything of this necessary. इफ यू सी दैट अगर किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या आईओ को लगता है कि किसी ऐसे स्थान पर सर्च करेगा तो उसे एविडेंस मिल सकता है उस केस से संबंधित जिसके के लिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ऐसे मामलों में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या अन्य पुलिस ऑफिसर जिसके पास रीजन नेबल बिलीव और ग्राउंड है कि उसे कुछ न कुछ ऐसा कंक्रीट या ठोस सबूत मिलेगा उस केस से संबंधित जो जिसका कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यदि वो स्थान उसके एरिया में है या लोकल एरिया के जुरिस्डिक्शन में आता है तो ऐसी स्थिति में वो तुरंत जाके सर्च कर सकता है। लेकिन यह जो सर्च करेगा उसका रीजन जो है वो इन्वेस्टिगेशन अफसर या पुलिस ऑफिसर लिखेगा, रीजन उसे केस डायरी में लिखेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा। साथ ही साथ केस डायरी में यह भी लिखेगा कि किस चीज़ को पाने के लिए वो सर्च करने जा रहा है, उस सर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका उसका पर्याप्त रीजन जो है वो केस डायरी में मेंशन करेगा। सेक्शन अगर आप देखें सेक्शन 185 का सब क्लॉज 2 ये कहता है यदि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जो है जो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सेक्शन 185(2) के अंतर्गत वो इन पर्सन जो है वो जाके सर्च करेगा, यानी स्वयं वो वहाँ पर जाके सर्च करेगा। साथ ही साथ जो प्रोविजो है वो स्पष्ट करता है कि जो वो सर्च करने जा रहा है वहाँ उस सर्च की जो है ऑडियो वीडियो ग्राफिंग जो है के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग जो है ये की जाएगी और प्रेफरेबली जो है मोबाइल फोन से उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। सेक्शन 185 सब क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट द इफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एनी अदर पुलिस ऑफिसर जो खुद से अगर सर्च उस प्लेस पर नहीं जा रहा है, यानी इन पर्सन वो सर्च नहीं कर रहा है और न ही कोई दूसरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस वक्त मौजूद है जो ऐसा सर्च कर सकने में सक्षम है, तो वो रीजन को रिकॉर्ड करते हुए अपने सबऑर्डिनेट से भी कह सकता है कि वो वहाँ जाकर सर्च करे और अपने वो सबऑर्डिनेट को ऐसा ऑर्डर जो है वो रिटन में देगा। यानी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर खुद इन पर्सन जाके सर्च नहीं कर पा रहा है किसी कारणों से और ना ही कोई उस लेवल का कोई दूसरा पुलिस अधिकारी है जो कि सर्च कर पाने में सक्षम है वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा जो उसके तो वो उस व्यक्ति से भी ये रिटन में लिख के दे सकता है कि वो वहाँ जाए और सर्च करे और रिटन में जो ऑर्डर देगा उस ऑर्डर में जो है सारे गाइडलाइन का पालन इस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को करना पड़ेगा कि वो किस जगह पर जाके कौन सी चीज़ों को सर्च करने और कितना उस दौरान कितने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, वो सारी चीज़ें जो है उस गाइडलाइन में लिखेगा और उस गाइडलाइन को सबऑर्डिनेट जो है वो फॉलो करेगा। सेक्शन 185 का सब क्लास 4 ये कहता है कि धारा 103 जो है बीएनएसएस की धारा जो 103 जो कि सर्च वारंट से संबंधित है, वो सारे सर्च वारंट और जनरल जो सर्च वारंट साथ ही साथ जो जनरल प्रोविजन ऑफ द सर्च है अंडर
3 of the BNS shall apply to the search made under this section। वो सारा सर्च वारंट और सर्च के जितने भी जनरल प्रोविजंस है जो BNS की धारा 103 में कही गई है, वो सारे प्रावधान यहाँ पर भी यानी 185 सब क्लॉज 4 में भी अप्लाई करेंगे। 185 सब क्लॉज 5 ये कहता है कि उपरोक्त क्लॉज में जैसे ही सर्च कंप्लीट होगा, इस सर्च की सारी रिपोर्ट बनेगी और साथ ही साथ ऑडियो वीडियो उसकी कॉपी बनाई जाएगी और उसे 48 घंटे के भीतर, विद इन 48 आवर के भीतर जो है उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट करना होगा, जो कि नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा और उस केस में जो कि उस केस को ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड है, यानी कि वो केस जो है वो ऐसा है जिसका कि ये मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है उस केस को ट्राई करने के लिए। ऐसे मजिस्ट्रेट को वो जो है वो सर्च की पूरी रिपोर्ट साथ ही साथ ऑडियो वीडियो की जो वर्जन है उसको भी इस मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और ये मजिस्ट्रेट जो है वो फ्री और कास्ट जो है उसकी कॉपी जो है उस सर्च के प्लेस वाले ओनर को या ऑक्यूपायर को ऑफ द लैंड को वो प्रोवाइड करेगा। तो ये सेक्शन 185 के जो 5 क्लॉज है वो सर्च बाय पुलिस ऑफिसर के संबंध में प्रावधान करते हैं। सेक्शन 186 टॉक्स अबाउट द व्हेन पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। अगर इसका तात्पर्य ये हुआ है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के यहाँ पर जो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, चल रहा है, उस पुलिस स्टेशन के जुडिशन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि वो प्रॉपर्टी ऐसे प्लेस पर है जहाँ पर कि उसका जुडिशन नहीं है और उसका जुडिशन किसी और ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन के पास है जो कि सेम डिस्ट्रिक्ट में है, हो सकता है या अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, या तो डिस्ट्रिक्ट सेम होगा या अदर डिस्ट्रिक्ट होगा। ऐसे मामलों में पहला वाला ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जिसको कि सर्च करने की आवश्यकता होती है वो सीधे दूसरे के जुडिक्शन में जाके वो सर्च नहीं कर सकता है, बल्कि ऐसे मामलों में पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में जो जिसकी प्रॉपर्टी आती है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा, यानी जिसके जुडिक्शन में प्रॉपर्टी आती है उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा और दूसरा वाला पुलिस ऑफिसर जो है वो उस पर्टिकुलर अपने क्षेत्राधिकार में जहाँ पर वो प्लेस है वहाँ जाकर जो है वो सर्च कंडक्ट करेगा उस स्थान पर जाके। यानी कि पहला वाला पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जिसको कि रिक्वायर्ड है वो खुद में जाकर उस दूसरे वाले जिसके जुडिक्शन में वो प्लेस आता है उससे ये कहेगा कि आप जाके वहाँ पर सर्च करिए और जो भी सामान की रिकवरी होगी उसको वो उसके पास सेंड करें। 186 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि सच ऑफिसर शैल प्रोसीड एज पर द प्रोविजन अंडर सेक्शन 185 एंड शैल फॉरवर्ड द सेम थिंग फाउंड टू द पुलिस एट हुज रिक्वेस्ट द सर्च वाज मेड। जिस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ने उसे सर्च करने को कहा है उसे वो जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देगा, जो कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो जब वहाँ सर्च करने गया था तो वो पाया था और जो भी चीज़ें बरामद होगी और वो सारी प्रोसीजर उपरोक्त में जो सेक्शन में दी गई है उस प्रक्रिया का पालन करेगा और उसकी सेपरेट रिपोर्ट बनाएगा और जितने भी एविडेंस मिले हैं उस सर्च के दौरान उसको पहले वाले पुलिस ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को वो सबमिट कर देगा। 186 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि यदि पहले वाले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लग रहा है कि दूसरे पुलिस स्टेशन से संपर्क करने पर मामले में विलंब हो सकता है या इमीडिएट उसे अर्जेंसी है, उसे लगता है कि अगर वो इमीडिएट सर्च नहीं करेगा तो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा या व्यक्ति भाग जाएगा, ऐसी स्थिति में वो पहला वाला ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो सीधे जो है दूसरे पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में जाकर जो है वो सर्च कर सकता है। साथ ही साथ 186 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि सर्च करने जाते समय पहला वाला ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है दूसरे थाने को सूचित कर देगा कि हमारे यहाँ का आईओ या जो भी पुलिस ऑफिसर है वहाँ पर जाकर सर्च कर रहा है, वो इस सर्च का क्या मोटिव है यह भी बताएगा। सर्च के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो दूसरे थाने में भी सबमिट की जाएगी और साथ ही साथ नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द पुलिस स्टेशन को भी वो दी जाएगी
और यदि कोई वस्तु या एविडेंस जो वहाँ वो दूसरे पुलिस स्टेशन से जो पहले पुलिस स्टेशन पर लाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता होगी। यानी अगर आप इस दो क्लास को देखेंगे तो पहला 185 में कहा गया है कि अगर आपको जुडिक्शन में नहीं है, दूसरे के जुडिक्शन में प्लेस है, तो आप दूसरे पुलिस ऑफिसर इंचार्ज से रिक्वेस्ट करेंगे और वो जाके वहाँ पर सर्च करेगा। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ये बात बताई गई है कि अगर जो है आपके पास पर्याप्त समय नहीं है और आपको लगता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, व्यक्ति भाग जाएगा और आपको इमीडिएट अर्जेंसी है सर्च करने की, तो आप उसके जुडिक्शन में जाकर भी सर्च कर सकते हैं और उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे जो कि दूसरे वाले ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को देंगे। साथ ही साथ जो है वो जो नीरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है, नीरेस्ट मजिस्ट्रेट है जो उस केस को सुनने में, ट्रायल करने में सक्षम है, उसे भी एक रिपोर्ट जो है उसकी उस सर्च की दी जाएगी। साथ ही साथ सेक्शन 186 का सब क्लास 4 ये कहता है, सर्च क्लास 4 हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सर्च क्लास 5 ये कहता है यदि कोई ओनर या ऑक्युपायर इस सर्च के दौरान क्या क्या पाया गया है उसकी एक लिस्ट मांग रहा है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फ्री एंड कास्ट जो है उस लिस्ट को प्रोवाइड करेंगे। ये सेक्शन 5 में कहा गया है। तो ये देव सेक्शन जो है वो एक सामान्य सेक्शन है जो कि सर्च और सर्च के बारे में बात करता है। अपने जुडिक्शन में होगा तो वो खुद जाके सर्च करेगा, यदि दूसरे के जुडिक्शन में है तो वो खुद जाके सर्च नहीं करके उससे दूसरे को बोलेगा, लेकिन अगर एजेंसी है तो वो खुद जाके सर्च करेगा और जो भी एविडेंसेज या जो भी वस्तु उसको लाना चाहता है वो नियरेस्ट पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पहले सूचना देगा, वहाँ से परमिशन लेकर वो सारा एविडेंसेज जो है वो ला के अपने यहाँ पर वो सच की अपने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाएगा। Now come to the under section 187 of the BNSS, which talks about the procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. Dear student, it is very important section and it is important because of the home examination point of view as well as the judicial PCSJ point of view. There are so many questions will definitely raise under this particular section of the BNSS. So it is necessary for all of us to go through each and every subsection, which is at least 10 subsection of this 187 of BNSS. So each and every subsection we will carefully examine and we'll try to understand that what is the basic objective of this subsection of 187. So let's start 187 subclause 1, which talks about the whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by the under section 58 of the BNSS, and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded. अगर किसी पुलिस ने किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अरेस्ट किया है और उसे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए ये 187 में बताई गई है। और इस 187 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, पुलिस कस्टडी में रखा था और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऐसा प्रतीत होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं हो सकता है, जो कि BNSS की धारा 58 में फिक्स की गई है। और यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि जो एक्विजिशन है जो इन्फॉर्मेशन वो दृढ़ आधार पर है, तब ऐसी स्थिति में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या फिर उस केस का इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है, जो सब इंस्पेक्टर रैंक के नीचे का नहीं है, वो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने वो व्यक्ति को वो एक्यूज पर्सन को पेश करेगा, और जब पेश करेगा तो उसके साथ साथ केस डायरी भी रखेगा और इसी बात ये मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि वो उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में भेजा जाए या फिर नहीं, और अगर पुलिस कस्टडी में भेजा जाए तो कितने दिनों की पुलिस कस्टडी दी जाएगी। ये सेक्शन 187 के का सब क्लास 1 बताया गया है। सब क्लास 2 और सब क्लास 3 काफी ओवरलैपिंग है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द सब क्लास 2 ऑफ द 187 का सब क्लास 2 ये कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट चाहे वो उस केस को ट्राई करने के लिए एम्पावर हो चाहे न हो,
अगर उसके पास कोई एक्यूज्ड लाया जाता है और जिसने कि कोई ऐसा क्राइम किया है जिसकी सज़ा 10 साल से कम की है, तो वो 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम दे सकता है। और इसमें जो है जो 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी देगा उसमें मैक्सिमम जो है वो 15 दिनों की पुलिस कस्टडी जो है वो दे सकता है। यानी कि साफ साफ लिखा गया है कि 50 डेज इन द होल, और ये 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी होगी वो जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है या तो पूरे एक साथ होगी या और इन पार्ट, यानी 15 दिनों की कस्टडी जो है वो 5-5 दिन का करके 3 बार में हो सकती है, या 6-6 कर और 3 हो सकता है, तो ये पार्ट में भी दे सकता है। जैसा भी जो एक्यूज उसके सामने लाएगा वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि एक साथ 15 दिन का देना है या पार्ट में देना है। और 15 दिन प्लस ये 60 दिन है, अगर 10 साल के कम का ऑफेंस है तो 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे देगा, और जो ये 15 दिन है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 45 दिन, 15 दिन वो जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी में रह सकता है, और 45 दिन जो है वो चाहे तो जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर वो कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा जो है वो 10 साल से ज़्यादा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है, तो ऐसी स्थिति में 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी जो है वो पुलिस मजिस्ट्रेट जो है ऐसे केसेस में दे सकता है। तो यानी कि यहाँ भी 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी जो होगा वो पहला जो है वो उसमें 15 दिन का जो है वो पुलिस कस्टडी भी हो सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला जो इनिशियल स्टेज जो होगा, पहले कि अगर आप किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो पहले जो है पहले 15 दिन वो पुलिस कस्टडी देगा, और बाद के जो बचे हुए समय है उसमें उसको जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। सेक्शन अगर सेक्शन 187 का अगर क्लास 3 देखे तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई किसी मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई एक्यूज लाया जाता है, केस डायरी के सामने केस डायरी प्लस एक्यूज दोनों को पेश किया जाएगा कोर्ट में, और अगर एक्यूज पर्सन जिसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है और जिसमें चार्जेस लगे हैं मोर देन 10 ईयर्स के और या डेथ पेनल्टी का, तो ऐसी स्थिति में उसको 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी, और अगर 10 साल से कम की सजा है तो ऐसी स्थिति में 60 दिन की जो है वो जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पुलिस कस्टडी एंड द जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी का तात्पर्य होता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या आईओ जो है वो अपने केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, वो अपने थाने में या अपने ऑफिस में रखने के लिए वो जो एक्यूज को पेश करता है और उसकी रिमांड मांगता है, तो उसे हम पुलिस कस्टडी कहते हैं। और यानी कि जो उस व्यक्ति पर, जो एक्यूज पर्सन पर डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो पुलिस का होता है या आईओ का होता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर का होता है। जबकि जुडिशियल कस्टडी में जो है वो ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास वो एक्यूज नहीं रहता है, बल्कि वो जेल में भेज दिया जाता है, और जो जेल का जेलर होता है वो जो है उसके कस्टडी में वो व्यक्ति रहता है। यानी कि जुडिशियल कस्टडी में जेलर जो है वो जो जेलर के अभिरक्षा में वो एक्यूज पर्सन रहता है, जबकि पुलिस कस्टडी में जो है वो ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कस्टडी में वो व्यक्ति रहता है। तो यहाँ पर सेक्शन 3 का जो सब में 2 पार्ट और भी कहे गए हैं। सेक्शन वो पार्ट ये कहा गया है कि अगर 90 दिन या 60 दिनों के भीतर अगर इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं हुआ है, अगर ऑफेंस जो है वो 10 साल से ज़्यादा का है, तो 90 दिनों की मैक्सिमम जो है उसे जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है, जिसमें कि 15 दिन जो है वो मैक्सिमम जो है वो पुलिस कस्टडी होगी, और शुरू के और बाकी के जो दिन होंगे, यानी कि जो बचे हुए दिन होंगे वो जो है वो यानी कुल मिला के 15 दिन की पुलिस कस्टडी और रिमेनिंग जो है वो जो डेज होगा उसमें वो जुडिशियल कस्टडी बनेगा। अगर फिर जो है वो 10 साल से कम का है तो ऐसी स्थिति में 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है। इसके बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होता है तो यहाँ पर इस केस में बताया गया है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज द एक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू फर्निश बेल। यहाँ साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर 60 और 90 दिनों के भीतर
किसी केस का इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो मजिस्ट्रेट जो है उस एक्यूज पर्सन को ये बताएगा कि वो उसे छोड़ सकता है अगर वो बेल बॉन्ड भर दे। यानी कि और इस बेल बॉन्ड को कहते हैं इस छोड़ने को कहते हैं हम डिफॉल्ट बेल। यानी कि जैसे ही 60 दिन और 90 दिन बीतेगा, जो एक्यूज पर्सन है वो डिफॉल्ट बेल लेने के लिए इंटाइटल हो जाएगा और मजिस्ट्रेट उससे बताएगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू फर्निश दिस इंफॉर्मेशन टू द एक्यूज पर्सन दैट नाउ ही कैन रिलीज ऑन बेल, अगर वो बेल देना चाहे। लेकिन अगर वो बेल फर्निश नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसको जेल से छोड़ा नहीं जाएगा। इसे ही डिफॉल्ट बिल कहते हैं। सेक्शन जो 187 का 4th क्लॉज है, नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज टू द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remain in the police custody। इसमें साफ साफ कह दिया गया है सेक्शन 187 का क्लास 4 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो पुलिस कस्टडी में है उसे मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता है पहली बार, तो उस और उसके बाद जब भी उसे मजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा तो उसे इन पर्सन प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ उसके साथ वो केस डायरी भी होगी। और ये इन पर्सन इसलिए किया गया कि ज़्यादातर केसेस में ये सुनने को मिलता है कि पुलिस जो है अपनी कस्टडी में 3rd डिग्री और तमाम तरह के टॉर्चर के साथ वो मजिस्ट्रेट को जबरदस्ती पुलिस एक्यूज पर्सन को जबरदस्ती बयान देने को विवश करती है। तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का मतलब यही होता है कि मजिस्ट्रेट इस बात को इंश्योर कर लेगा कि उसके साथ कोई मारपीट तो नहीं की गई है, जाति तो नहीं की गई है। और साथ ही साथ अगर जुडिशियल कस्टडी में अगर उसको भेजा जाएगा तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि जुडिशियल कस्टडी में अगर वो है तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंस होना चाहता है तो उस व्यक्ति की प्रेजेंस जो है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन से कराई जा सकती है। यानी कि जुडिशियल कस्टडी में अगर रहता है तो उसकी अपीयरेंस जो है इन पर्सन इन पर्सन होना जरूरी नहीं है, बल्कि ऑडियो वीडियो मीन से भी उसकी अटेंडेंस कराई जा सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन अगर पुलिस कस्टडी में है तो उसको हर स्थिति में जो है इन पर्सन जो है प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 187 का सब क्लॉज 5 ये कहता है कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट नो पावर टू गिव पुलिस रिमांड। यानी कि सेक्शन 187 का सब क्लास 5 ये कहता है कि अगर कोई सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो इस धारा के अंतर्गत अगर उसे इम्पावर नहीं किया गया है कि वो पुलिस कस्टडी तब तक नहीं दे सकता है जब तक कि हाई कोर्ट उसे इम्पावर करे। यानी कोई भी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो किसी एक्यूज को पुलिस रिमांड पर नहीं दे सकता है जब तक कि उसे हाई कोर्ट जो है वो उसे इम्पावर ना करे। इसी 5 का स्पेशल क्लॉज ये कहता है कि एक्यूज शैल रिमेन इन जुडिशियल कस्टडी सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल। यानी कि मैंने बताया था कि डिफॉल्ट बेल 60 दिन या जो 10 साल से कम के ऑफेंस में है उसमें 60 दिन मैक्सिमम वो पुलिस जुडिशियल कस्टडी में रह सकता है, और जो 90 दिन है उसमें मैक्सिमम जो 10 साल से ज़्यादा का ऑफेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है तो ऐसी स्थिति में जो है वो मैक्सिमम 90 दिन का जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। इस 90 दिनों में 15 दिन की इनिशियल जो पुलिस रिमांड होगी वो 15 दिनों की होगी, और बाद की जो अवधि है वो ये 15 दिन या तो पार्ट में हो सकता है या एक साथ होता है या पार्ट में हो सकता है। कि मान लीजिए जैसे कि अगर वो पुलिस जो है उसे पुलिस पहले इनिशियल स्टेज में अगर एक्यूज के पास मजिस्ट्रेट के पास लाती है तो मान लीजिए 5 दिन की वो पुलिस कस्टडी देता है, उसके 5 दिन के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। 10 दिन वो जुडिशियल कस्टडी में रहता है, 5 दिन पुलिस कस्टडी में होता है। बाद में अगर पुलिस ऑफिसर पुनः लगता है कि इसे पुनः हमें रिमांड पर लेना होगा उस पूछताछ करने के लिए तो पुनः वो प्रस्तुत कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में 5 दिन ऑलरेडी पुलिस कस्टडी दिया जा चुका है, मैक्सिमम यहाँ मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि 10 दिन और दे सकता है। कि 10 और 5 15 दिन मिलाकर जो है जब भी काउंट किया जाएगा तो पुलिस जो रिमांड है वो 15 दिन का अलग, और रेस्ट ऑफ द अदर जो है जो समय है वो जुडिशियल कस्टडी में। यानी टोटल 15 प्लस जो रेस्ट ऑफ द अदर डे है वो, यानी कि अगर आप देखें तो 90 दिन में जो है वो
90 दिन में जो है वो 15 दिन को माइनस करने के बाद जो बचता है वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। उसी तरह से 60 दिनों में जो 15 दिन माइनस करने के बाद जो बचता है वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। बाकी का 15 दिन वो जो है मैक्सिमम जो है वो पुलिस कस्टडी में रह सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जैसे ही 15 दिन और 60 दिन बीतता है उसे डिफॉल्ट बेल पर मजिस्ट्रेट उसे छोड़ सकता है अगर वो बेल फर्निश करे। यदि वो बेल फर्निश नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वो उसे जेल में ही रखा जाएगा और उसे छोड़ा नहीं जाएगा। स्पेशल क्लास 2 ये कहता है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एन accused person was produced before the magistrate, it may be proved by the signature of द ऑर्डर। यानी कि यह कहा गया है कि सवाल ये उठता है कि एक्यूज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया, कभी किसी केसेस में होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर वाला ऑर्डर ही इस बात को साबित करेगा कि उसे इन पर्सन या थ्रू ऑडियो वीडियो मीन्स जो है वो अपीयर कराया गया कि नहीं। यानी जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट देता है सबसेक्शन 4 में वही फाइनल रहेगा, कि फाइनल ऑर्डर रहेगा कि उसके इन पर्सन या ऑडियो वीडियो मीन से जो है वो प्रस्तुत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया है कि नहीं किया गया। यहाँ प्रोवाइडेड दैट इन case of women under 18 years of age, the detention shall be authorized to be in custody of रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। यहाँ 2 प्रकार के चीजों की बताया गया है, रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर 18 साल से कम की कोई लड़की है जिसे डिटेन किया जा रहा है तो ऐसे मामले में उसे जेल में या पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर उसे या तो रिमांड होम में रखा जाएगा या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा। उपरोक्त दोनों ही चीजें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर में कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिटेन अदरवाइज इन पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और इन पर्सन अंडर जुडिशियल कस्टडी और ए प्लेस डिक्लेयर एज ए प्रिजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो हम उसे उस कैद को उस प्रिजन को उस जगह को मानेंगे जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पुलिस कस्टडी या जेल डिक्लेयर किया जाता है उसी को ही इस प्रोवाइडरी क्लॉज में जो है वो जेल सबके अंतर्गत माना जाएगा। सेक्शन 187 का सब क्लॉज 6 जो कि बड़ा क्लॉज है, इसको हम लोग कायदे से देखेंगे। नॉटवेथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 to 5, यानी कि अगर उपरोक्त इस क्लॉज में कहा गया है कि क्लॉज 1 से लेकर 5 तक की जो बातें कही गई है उसको आप हटा दीजिए और इस क्लॉज नंबर 6 को ही ध्यान दीजिए कि इस क्लॉज नंबर 6 में कहा गया है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एनी पुलिस स्टेशन और आईओ इन्वेस्टिगेशन अफसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, जो भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वेयर ए मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि मजिस्ट्रेट वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होता है तुरंत, तो ट्रांसमिट द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ऐसे केस को जो है वो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ट्रांसमिट किया जाएगा। यानी कि 187 का सब क्लॉज 6 जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है, उसके पावर के बारे में बताता है। अब तक जो हम लोगों ने पावर देखा था वो था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर देखे थे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ज्यादातर जो है वो डीएम या एसडीएम होते हैं, तो जो कि ज्यादातर वो शांति व्यवस्था या बेल बॉन्ड या शांति का बेल बॉन्ड के संबंध में उन्हें तमाम पावर दिए गए जाते हैं इस बीएनएसएस के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इंचार्ज या आईओ जब नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होते हैं, अर्थात किसी केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को थाने लाती है और 24 घंटे के भीतर पूछताछ समाप्त नहीं होता है, तो ये कहा जाता है कि उसे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई करने में सक्षम है या नहीं है। सेक्शन 6 कहता है कि अगर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी कारणों से अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही 24 घंटा बीतेगा उस 24 घंटे के बीतने के बाद उसका डिटेंशन जो है इलीगल हो जाएगा अगर उसे मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत नहीं भेजा जाएगा। यानी कि इसका प्रॉब्लम आ जाता है कि हेबियस कॉर्पस या फिर उसके आर्टिकल 21 के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी जो है वो वायलेट होने लगती है, तो उसका डिटेंशन जो है लीगल हो जाएगा अगर 24 घंटे के अंदर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको
प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो इस क्लास में 187 सब क्लास 6 में कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी ईएम के सामने वो प्रस्तुत किया जाता है। और जो ईएम जो है पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है जिसके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है, लेकिन ऐसा ईएम जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पर 15 दिन की पुलिस रिमांड दे सकता है, जबकि यहाँ पर ईएम को पावर है कि वो सिर्फ 7 दिनों की मैक्सिमम जो है वो 7 दिनों की पुलिस रिमांड दे सकता है, यानी 7 दिनों से ज्यादा जो है वो पुलिस रिमांड कतई नहीं दे सकता है। और 7 दिनों के लिए वो चाहे तो पुलिस कस्टडी में भेज सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस जब जो 7 दिन के पुलिस कस्टडी देगा तो स्पष्ट रीजन लिखेगा कि वो क्यों उसे पुलिस कस्टडी में दिया जा रहा है। और 7 दिनों के भीतर बीतने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसे तुरंत रिहा कर देगा, और अगर और उसे 7 दिनों के ज्यादा जो है वो पुलिस कस्टडी कतई नहीं दे सकता है। यदि लेकिन अगर उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि 7 दिनों से ज्यादा की पुलिस रिमांड चाहिए तो उसे फिर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने जो है एक्यूज को ले जाना होगा, और वो अधिकतम बचे हुए जो 7 दिन के बीतने के बाद जो 8 दिन का समय बचा है उसको अधिकतम जो है वो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट उसे पुलिस रिमांड दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट यहाँ पर प्रोवाइडेड दिया गया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एफोर्सेड पीरियड द ईएम शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड ऑफ द केस टुगेदर, यानी कि क्लास 6 में जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एकदम 7 दिनों की पुलिस कस्टडी दे सकते हैं और उन्हें रीजन भी रिकॉर्ड करना होगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसके नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस अक्यूज को भेज देगा और रीजन रिकॉर्ड वाला प्लस केस जारी के साथ उसे जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो उपलब्ध कराए हैं ईएम को, वो ईएम जो है उसे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सामने भेज देगा। 187 के सब क्लॉज 7 में कहा गया है कि जो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी एक्यूज व्यक्ति को कस्टडी में भेज रहा है उसके लिए वो रीजन रिकॉर्ड जरूर करेगा, यानी उसे रीजन बताना पड़ेगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। अगर वो 15 दिन की कस्टडी या 7 दिन की कस्टडी में दे रहा है, पुलिस कस्टडी में दे रहा है, तो वो क्यों पुलिस कस्टडी में दे रहा है उसका रीजन जो है वो रिकॉर्ड जरूर करना पड़ेगा। सेक्शन 187 का क्लॉज 8 ये कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल फॉरवर्ड ए कॉपी टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, यदि वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट है तो ऐसी स्थिति में ऐसा आदेश दे रहा है तो ऐसे आदेश की यानी पुलिस रिमांड की एक प्रतिलिपि जो है वो अपने आदेश देने के कारणों के सहित उसे मुख्य सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वो उस फाइल को भेजेगा, यानी कि कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इतर अगर कोई मजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड किसी व्यक्ति को एक्यूज को दे रहा है तो उस रिमांड के कारणों सहित वो उसकी एक प्रतिलिपि जो है वो अपने हाई अथॉरिटी यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जरूर भेजेगा। सेक्शन 9 क्लॉज 9 में कहा गया है कि इफ एनी केस ट्राइबल बाय ए मजिस्ट्रेट एज ए समन केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, तो ऐसी स्थिति में जो है वो मजिस्ट्रेट जो है उस प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देगा। अगर आप पूरा क्लॉज देखें तो ये कहा गया है यदि मजिस्ट्रेट किसी समन केसेस का ट्रायल कर रहा है और उसमें एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर अगर इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं हो रहा है, यानी मजिस्ट्रेट किसी समन केस का ट्रायल कर रहा है और जिसमें कि एक्यूज की गिरफ्तारी की गई है और उस गिरफ्तारी के किए जाने के 6 महीने के भीतर अगर इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट आगे इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश दे सकता है, जब तक कि केस का इन्वेस्टिगेशन अफसर मजिस्ट्रेट को यह सेटिस्फाई नहीं करा देता है कि स्पेशल रीजन एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी 2 चीजें को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो स्पेशल रीजन कोई है जिसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं हो पा रहा है, या कोई इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि 6 महीने के आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी रखना जरूरी है, तब तो आदेश दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन जारी रखे। अदरवाइज सामान्य केसेस में अगर वो नहीं करा पाता है तो 6 महीने के बाद उस इन्वेस्टिगेशन को वो स्टॉप कर देगा। लास्ट सेक्शन ये कहता है सेक्शन 187 का सब क्लॉज 2 कि जहां सब सेक्शन 9 के अंतर्गत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश दिया जाता है और यहाँ अगर सेशन जज उसे या तो कोई आवेदन करे या फिर अदरवाइज सेटिस्फाई हो जाता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, यहाँ पर
यहाँ पर इन्विटेशन को रोकने का आदेश देगा। समन केसेस में अगर गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के दिनों से लेकर 6 महीने के भीतर अगर इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट जो है उसे आदेश देगा कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन को जारी न रखा जा सके। लेकिन यहाँ पर 10 में कहा गया है कि अगर सेशन जज चाहे कि इन्वेस्टिगेशन को आदेश का जो सेक्शन 9 में जो आदेश दिया गया है स्टॉप करने का, उस आदेश को रद्द कर सकता है और ये निर्देश दे सकता है कि बेल या अन्य मामलों में में अपराध को आगे इन्वेस्टिगेशन क्यों ना जारी रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है अब जो भी बेल बॉन्ड में वो आदेश देगा उस आधार पर जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी रख सकता है। तो ये 10 सेक्शन जो है 10 क्लॉज जो है सेक्शन 187 में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने पूरे 173 से लेकर 187 तक के सारे सेक्शन को अभी तक कवर किया गया है। नेक्स्ट टाइम वी विल कवर रेस्ट ऑफ द सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।